नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीएचडी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर्स वीडियो संख्या 19 है। मित्रों, आज का यह जो चैप्टर है यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव। दरअसल यह चैप्टर जो है यह इंगित कर रहा है कि यूरोप के जो निवासी लोग हैं, यूरोप के जो लोग थे, जो लोग उत्तरी अमेरिका की खोज किए थे, दक्षिणी अमेरिका की खोज किए थे और इसलिए खोज किए थे ताकि वहां पर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य को फैला सके, विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन देश। ठीक है, तो यूरोप वासियों का अमेरिका महाद्वीप में वहां के मूल निवासियों को पराजित करना, उनके संसाधनों पर अतिक्रमण करना और समस्त अमेरिका महाद्वीप को अपने औपनिवेशिक भाग का अंग बना लेना की भाग लेने की जो कहानी है वही है संस्कृतियों का टकराव। तो आइए, जो भी लोग बीपीएससी पीएचडी इतिहास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स है, 1499 रुपए का कोर्स है। बीपीएससी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और जूनियर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी स्टेट पीसीएस किसी की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा और पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन क्लास है और कितना बढ़िया बेहतरीन मटेरियल है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं एनसीईआरटी का इससे बढ़िया बेहतरीन मटेरियल शायद ही कहीं आप लोगों ने देखा हो, जाना हो। यह सबसे बढ़िया मटेरियल है। एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए यह पीपीटी ही हमारा काफी है। आइए शुरुआत करते हैं। और यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आज अगले अंक में हम देखेंगे आरावाक समुदाय का राजनीतिक जीवन। ये आरावाक समुदाय थे क्या भाई? ये आरावाक समुदाय क्या थे? जब क्रिस्टोफर कोलंबस उत्तरी अमेरिका की खोज करता है तो कैरेबियन सागर में यह जातियां थी, जनजाति थी अरावाक समुदाय। अरावाक जाति का नाम था अरावाक। और यह जो जाति थी ना, बहुत भोली भाली मासूम जाति थी। यह खुद यूरोपीय लोग जब आए तो उन लोगों का स्वागत किया जाती। और सोचिए, क्रिस्टोफर कोलंबस अकेले आया था और 40-50 लोगों का दल लेकर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये भोली भाली जो जनता थी, भोली भाली और मासूम जो जाति थी, उसने क्रिस्टोफर कोलंबस का स्वागत किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने आप को वहां का वायसराय घोषित कर दिया बिना अरावाक जातियों से बिना पूछे ही। ठीक है, और अरावाक समुदाय भी अनजान थे, उन्होंने ताली बजाया, उनके समारोह में शामिल हुए। ठीक है, वो सब कुछ एकदम जी जान से सब कुछ लुटाने के लिए माहिर थे अरावाक समुदाय के लोग। तो अरावाक समुदाय का जो राजनीतिक जीवन है वह क्या है भाई? कैसा उनका राजनीतिक जीवन था? तो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था इनके समुदाय में। देखिए, वहां ना तो कोई राजा था भैया, कोई राजा नहीं था, कोई शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सब सुखी थे, संपन्न थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। तो वहां पर न तो कोई राजा था, न कोई सेना थी और न ही कोई चर्च था और उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। अरे वहां न राजा है, न सेना है, न कोई चर्च है, तो उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं था। कुल मिलाकर वो स्वतंत्र थे। प्रकृति ने अपार संसाधन उनको मुहैया कराया था। सोने और चांदी की प्रचुर मात्रा थी, यहाँ तक कि जो जमीन भी थी उपजाऊ थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बंधन नहीं था और वह सभी लोग सुखी और संपन्न थे। और उनकी सुखी और संपन्नता को देखकर ही जो यूरोपीय लोग थे वह ईर्ष्या करते थे। ठीक है, तो भाई यह चीजें जो है, यह जो समुदाय इतना ज्यादा तरक्की किया हुआ है, यह जो समुदाय इतना ज्यादा सुख भोग रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा फायदा उठा रहा है, इस पर इसका हक नहीं होना चाहिए। ये इसको तो दास बना लेना चाहिए यार, इसको तो गुलाम बना लेना चाहिए। और अंततः यही हुआ। स्पेन के लोगों ने दास बनाया इन लोगों को। उनको उनकी ही जमीन पर से उनका हक छीन लिया, उनका अधिकार छीन लिया और उनको उनके ही जमीन पर जबरदस्ती काम कराया। ठीक है, तो अरावाक समुदाय का जो राजनीतिक जीवन है यही है। कुल मिलाकर राजनीतिक व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, और ये बहुत सभ्य समाज था। ठीक है, देखिए, अब हम अरावाक समुदाय के बारे में सब कुछ देख लिए हैं। एक और समुदाय था, टूपी नामा समुदाय। टूपी नामा समुदाय के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। भैया, ये टूपी नामा समुदाय है क्या? यहाँ पर देख रहे हैं, दो फोटो है, यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, अर्धनग्न महिला का फोटो है। ये दरअसल टूपी नामा समुदाय की महिला है, टूपी नामा जाति की महिला है। और यह जो पुरुष देख रहा है ना, यह पुरुष, और इसके पीछे एक महिला एक बच्चे को ली हुई है। या फिर टूपी नामा समुदाय का क्या है? पुरुष है। ठीक है, और यह महिला है। दरअसल ये फोटो जो है ना, ये सही है क्या?
बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। दरअसल बात यह है, ये पेंटिंग है, यह पेंटिंग है, यह पेंटिंग उन लोगों के द्वारा बनाई गई है, उन यात्रियों के द्वारा बनाई गई है जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में पहुंचे थे। अरे क्रिस्टोफर कोलंबस अकेले थोड़ी पहुंचा था, उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब चित्रकला में माहिर थे, तो उन लोगों ने पेंटिंग बनाई है, उन लोगों ने पेंटिंग बनाई है। और क्रिस्टोफर कोलंबस एक बार नहीं कई बार सैन्य अभियान किया, उसके साथ उसके बाद बाकी जो नाविक थे वो भी कई बार आए, तो उन लोगों ने वहां पर फोटोग्राफी भी की। दरअसल उस समय फोटोग्राफी हुआ था, फोटोग्राफी की खोज हो चुकी थी 14वीं 15वीं सदी में, ठीक है। तो कुछ लोग फोटोग्राफी भी किए थे और कुछ लोग उनको देखकर उनको पेंटिंग भी बनाए थे। दरअसल यही इसी तरह की पेंटिंग थी। कुल मिलाकर यह लोग नंग धड़ंग रहते थे और कभी कभी थोड़ा छोटा मोटा कपड़ा पहन लेते थे, ठीक है। इनका समाज ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया था यार। सोने चांदी को कुछ नहीं समझते थे वो, सोने चांदी को धूल के बराबर समझते थे, ठीक है। अगर कोई शीशे का कोई माला दे देता था, शीशे का मनका दे देता था, अगर कोई स्टील मासी कोई पुर्तगाली, तो खुश हो जाते थे, उसके बाद खूब सोना दे देते थे, वैसे ही दे देते थे। तो देखिए यही तुप्पी नांबा समुदाय जो है ना, इसके बारे में देखेंगे। दरअसल यह भी एक समुदाय है, तुप्पी नांबा समुदाय। तो तुप्पी नांबा जो समुदाय है असल में रहता कहाँ था, इसका क्षेत्र कहाँ था, तो मैं आपको बता दूं तुप्पी नांबा समुदाय जो रहता था, यह आप लोग देख रहे हैं, यह मैप आप लोग देख रहे हैं, यह आपका मैप है, यह आपका दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। देखिए तुप्पी नांबा समुदाय की जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यह आपका दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर यह तुप्पी नांबा समुदाय रहता था। और विशेष रूप से कहां रहता था, ब्राजील में रहता था। यह जो बड़ा देश देख रहे हैं, यह ब्राजील है। और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह ब्राजील है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ब्राजील जो है पूरे विश्व का चौथा बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर ब्राजील। ब्राजील चौथा बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो यह जो मैं आपको यह जो जाति में बताया हूं ना, यह तुप्पी नांबा जाति, तुप्पी नांबा जो जाति है, दरअसल यह रहती कहाँ थी, यही रहती थी, यह अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी समुद्र तट पर रहती थी, पूर्वी समुद्र तट पर रहती थी और विशेष रूप से यह ब्राजील में रहा करती थी। अब मैं उसी को समझाना चाहता हूं। देखिए तुप्पी नांबा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर रहते थे और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। कुल मिलाकर यह ब्राजील में रहते थे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ब्राजील का नाम ब्राजील कैसे पड़ा, यह मैं बताया हूं पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। ब्राजील का नाम, दरअसल बात यह है, यह जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, यह जो ब्राजील वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, दरअसल यहाँ पर ब्राजील नाम का पेड़ बहुत ज्यादा उगता था। ब्राजील नाम का एक पेड़ है, ब्राजील नाम का एक वृक्ष भी है, ब्राजील देश तो है, ब्राजील नाम का एक वृक्ष भी है। तो ब्राजील वृक्ष के जंगल, घने जंगल कहाँ थे, यही ब्राजील में थे। तो इसीलिए ब्राजील के जो घने जंगल की वजह से, ब्राजील पेड़ के घने जंगल की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, ब्राजील पड़ गया। तो दरअसल ये जो तुप्पी नांबा समुदाय के लोग हैं, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी समुद्र तट पर और विशेष रूप से ब्राजील में रहा करते थे, ठीक है। और ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा, क्योंकि ब्राजील पेड़ों का जंगल यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम ब्राजील पड़ा। वही कह रहा है कि ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, ब्राजील पड़ गया। और तुप्पी नांबा समुदाय को आप लोग यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर बताया गया है, तुप्पी नांबा समुदाय की स्त्री पुरुष का पेंटिंग है जो यूरोपीय नाविकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दरअसल यूरोपीय नाविक ना, ये भी सच्चाई है कि यूरोपीय लोग जो है ना, वो हमेशा निंदा ही किए हैं। वो भारतीयों को, भारतीय कितने सभ्य थे, आज से 4000 वर्ष पहले हमारे वहां वेद लिखे हुए थे। आज से सबसे पुरानी नगरीय प्रणाली वो हमारे देश की रही है। लेकिन उसके बावजूद भी गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर जैसे लोग असभ्य कहकर निकल जाते हैं। हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारी सिंधु सभ्यता के वासी हम लोग हैं। हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति और भी नगरीय संस्कृति, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपीय लोग क्या कहते हैं, भारतीयों को क्या कहते थे, असभ्य कहते थे। तो भाई यह किसी को असभ्य कह देंगे। तो दरअसल यह पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है, तो इस तरह से कटाक्ष के रूप में लोगों ने नंग धड़ंग फोटो बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए तुप्पी नांबा समुदाय के लोग कृषि नहीं करते थे, कृषि कार्य नहीं करते थे। कृषि कार्य क्यों नहीं करते थे भाई,
या ब्राजील के घने जंगलों में रहते थे, या दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर रहते थे। तो दरअसल बात यह है ना, ब्राजील जो है विश्वोत्तरेखी देश है। भूगोल अगर आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे तो आपको पता है कि ब्राजील जो है विश्वोत्तरेखी देश है। वहां पर घने जंगल हैं, घने जंगल की वजह से और विश्वोत्तरेखी देश की वजह से दिन में एक बार मूसलाधार बारिश होती है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो आप जानते हैं कि वनस्पति भी बहुत ज्यादा उगते हैं। तो कुल मिलाकर ब्राजील जो क्षेत्र है वो घने जंगलों वाला क्षेत्र है, ठीक है। और तुप्पीनामा समुदाय जो था यही दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील के घने जंगलों में रहता था। तो वनों को काटकर, जंगलों को काटकर कृषि करना अपने आप में दुष्कर था। तो पहला कारण यह है कि वह जंगलों को काटकर कृषि करना अपने आप में दुष्कर था, तो यह काम वह समुदाय नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, अगर वह वनों को काटेगा भी तो कैसे काटेगा यार, कैसे काटेगा? लोहे की जानकारी उनके पास नहीं थी, लोहा नहीं था उनके पास, ठीक है, लोहे की जानकारी थी ही नहीं और लोहा था भी नहीं उनके पास। तो लोहे से तो भाई पेड़ काटा जा सकता है, बाकी धातुएं थी तो सोना चांदी से थोड़ी पेड़ कटेगा। पेड़ जब भी कटेगा तो लोहे से कटेगा ना, और लोहे की जानकारी उनके पास नहीं थी। तो दो रीजन था, घने जंगल की वजह से और लोहे की वजह से यह वनों को साफ नहीं कर सकते थे और कृषि कार्य नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने कृषि कार्य को नहीं अपनाया। देखिए, वे खेती के लिए घने जंगलों को सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने पर कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्हें बहुतायत से क्या है, फल मिल जा रहा था भैया, सब्जी मिल जा रहा था, मछलियां मिल जा रही थी, ठीक है, जिससे वो खेती पर निर्भर न होना नहीं चाहते थे। कोई जरूरत नहीं है, जब प्रकृति सब कुछ दे रहा है क्या जरूरत है खेती करने का, ठीक है। अगला देखिएगा, मध्य व दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्था कैसी थी। मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की राज्य व्यवस्था कैसी थी? देखिए, सब लोग खानाबदोश की तरह ही नहीं थे। हर जगह ऐसी बात नहीं कि हर जगह स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। कई जगह था और कई जगह नियंत्रण में था। कुल मिलाकर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में कुछ ऐसे साम्राज्य थे जहां पर राजशाही व्यवस्था थी। मैं उसी साम्राज्यों के बारे में आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत संगठित राज्य थे, कहां? मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका किसे कहते हैं? मध्य अमेरिका कहा जाएगा मैक्सिको को। मैक्सिको लगभग मैक्सिको मान के चलिए कि मैक्सिको को आप मध्य अमेरिका मानेंगे। मैक्सिको और कैरिबियन सागर के जो द्वीप हैं वह आपके मध्य अमेरिका में आ जाएंगे। तो देखिए, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कुछ राज्य व्यवस्थाएं थी और मध्य अमेरिका में कुछ संगठित राज्य थे। यहाँ पर क्या होता था? मध्य अमेरिका में मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी। विशेष रूप से मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूं। और एक तथ्य आपको बता दे रहा हूं कि मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो मैक्सिको में होता है। मैक्सिको में आज भी मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है। और मक्का की जन्मस्थली, जिस तरह से गेहूं और जौ की जन्मस्थली हमारा देश भारत है, जिस तरह से धान की खेती की जन्मस्थली हमारा देश भारत है, जिस तरह से गन्ने की जन्मस्थली हमारा देश भारत है, जिस तरह से केले की जननी हमारा देश भारत है, वैसे मक्का जो फसल है यह मैक्सिको की देन है। कुल मिलाकर मक्का की जो जन्मभूमि है वह आपका मैक्सिको है और मैक्सिको में मक्का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी। कहाँ? मैक्सिको में, ठीक है। उनकी शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। मतलब मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में जो राजशाही व्यवस्था थी, वहां पर जो वास्तुकला है वह आमतौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर भाई राजशाही व्यवस्था थी तो वास्तुकला तो था ही, ठीक है। लेकिन भैया एक बात बताता है, जब स्पेन के लोगों ने मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा किया ना, तो उन राजशाही व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। वह लोग तुर्कों की तरह व्यवहार करते थे। स्पेन और पुर्तगाल के, देखिए इंग्लैंड जो देश है वहां पर भी क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। इंग्लैंड ने भी देशों को जीता, उसे औपनिवेशिक बनाया। लेकिन यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंग्लैंड के लोग स्पेन और पुर्तगाल के लोगों की अपेक्षा बुद्धिजीवी थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोगों की अपेक्षा सहिष्णु थे। पुर्तगाली पूरी तरह से धर्मांध थे, धर्मांधता की नीति पर चलते थे और वो पूरी तरह से कुचल देने में यकीन रखते थे, ठीक है।
और जबकि इंग्लैंड, जैसे कि मान लीजिए हमारे वहां ब्रिटिशों का शासन आया, तो ब्रिटिशों ने भी कई सारे जो पुरातात्विक चीजें हैं उसका संरक्षण उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब स्पेन ने मध्य दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा किया, वहां पर जो राजशाही व्यवस्था थी, वहां पर जो भी संगठन था, उन पर कब्जा किया, उस पर उनका अधिकार हुआ, तो वहां की बहुत सारी चीजों को उन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक है। कई सारी वास्तुकलाएं स्पेन के लोग नष्ट कर दिए, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह काम किया। तुर्कों की भांति जाहिलियत का व्यवहार किया, जिससे तुर्क जो थे जाहिलियत का व्यवहार करते थे। इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जैसा जाहिल, नीच, निकृष्ट, नराधम आदमी समाप्त कर दिया। तो ऐसा काम ही स्पेन के लोगों ने भी किया, उनकी वास्तुकला को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये मध्य अमेरिका की एज़टेक संस्कृति का स्मारक है। एज़टेक संस्कृति दरअसल मध्य अमेरिका में एक एज़टेक संस्कृति थी। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति है, वैसे ही मध्य अमेरिका की एज़टेक संस्कृति थी। एज़टेक संस्कृति मतलब एज़टेक सभ्यता, मतलब जब कोलंबस वहां पहुंचा, स्पेन के लोग पहुंचे, तो वहां पर एज़टेक संस्कृति चल रही थी, ठीक है, मध्य अमेरिका में। तो एज़टेक संस्कृति के लोगों में क्या होता था, यहाँ पर राजशाही व्यवस्था थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजशाही व्यवस्था में यहाँ पर एक स्मारक जो एज़टेक साम्राज्य का स्मारक है, और इसको बोला जाता है सांता सिसिलिया अकाटिट्लान। सांता सिसिलिया अकाटिट्लान, दरअसल यह राजधानी में, एज़टेक संस्कृति की राजधानी में यह स्मारक था, सांता सिसिलिया अकाटिट्लान। और इसको भी स्पेन के लोगों ने क्षतिग्रस्त किया। इसके ऊपरी जो दुर्ग है इसको क्षतिग्रस्त कर दिया स्पेन के नाविकों ने। तो देखिए इस स्मारक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। सांता सिसिलिया अकाटिट्लान स्मारक का नाम है। सांता सिसिलिया शहर में स्थित है। ये कहाँ है? सांता सिसिलिया शहर में स्थित है। प्रारंभिक एज़टेक या एपिहोल्टिक संस्कृति का एक पुरातात्विक अवशेष है। दरअसल यह जो अवशेष है, यह एज़टेक संस्कृति का पुरातात्विक अवशेष है, सांता सिसिलिया अकाटिट्लान, ठीक है। मैक्सिको पर अब देखिए, ये जो सांता सिसिलिया अकाटिट्लान है, यह कहाँ है? मैक्सिको में है। यह कहाँ है? मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। और यह किस संस्कृति का स्मारक है? यह एज़टेक संस्कृति का स्मारक है। तो देखिए मैक्सिको पर स्पेन की विजय ने, मैक्सिको पर किसकी विजय हुई? स्पेन की विजय हुई, स्पेन के नाविकों की विजय हुई, कुल मिलाकर स्पेन की विजय हुई। विजय ने पिरामिड को, यह जो पिरामिड है, इसी को ही पिरामिड कहा जा रहा है। तो मैक्सिको पर स्पेन की विजय ने पिरामिड को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया, ठीक है। संरचना के खंडों और उनकी मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताइए, ऐसा उम्मीद कम से कम स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों से नहीं की जा सकती है, जो अपने आप को इतना बुद्धिजीवी कहते हैं, जो ये कहते हैं। आज भी देखिए, आज भी अमेरिका क्या पढ़ाया जाता है, हमारे देश में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमारे देश में सच्चाई पढ़ाई जाती है। अमेरिका के किताबों में, अमेरिकन लोगों की किताबों में जानते हैं क्या पढ़ाया जाता है? अरे अमेरिकन लोग इंग्लैंड से अलग थोड़ी हैं, अमेरिकन लोग स्पेन और फ्रांस से अलग थोड़ी हैं। अरे स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल, यहीं के लोग तो जाकर अमेरिका में बसे थे। ये सब लोग एक ही जाति के लोग हैं, ठीक है। तो अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस के किताबों में यह पढ़ा जाता है कि भारत की जो आधुनिकता आई, भारत में जो आधुनिकता आई, यह अंग्रेजों की देन है। भारतीयों में सभ्यता जो आई वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के नेतृत्व में भारतीयों ने विकास किया, ऐसा वहां की संस्कृति में, वहां की किताबों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और देखिए, यह लोग पूरे विश्व को सभ्य करने का ठेका लिए हैं। और दरअसल यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैक्सिको की जो इमारत थी, जो एज़टेक संस्कृति की धरोहर थी, उसको क्या किया लोगों ने? इसके ऊपरी मंजिल को ध्वस्त कर दिया और उनकी मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। अकाटिट्लान सांता सिसिलिया शहर में स्थित प्रारंभिक एज़टेक संस्कृति का एक पुरातात्विक क्षेत्र है, ठीक है। तो यह देख सकते हैं, यह स्मारक आप लोग के सामने है। अब आगे देखिए, एज़टेक समुदाय। यहाँ पर एक चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये जो भी पेंटिंग है, वही मैं कह रहा हूँ, ये पेंटिंग कोई अलग से नहीं आई है। दरअसल यह जो भी पेंटिंग है वह नाविकों के द्वारा बनाई गई है, विजेताओं के द्वारा बनाई गई है, स्पेन के, ठीक है। तो एज़टेक समुदाय की यह पेंटिंग है। देखिए 12वीं सदी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए। उत्तर से आकर कहां? अरे यार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख रहे हो,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समझिए अलास्का से या फिर कनाडा से आकर कहां बस गए, मैक्सिको में बस गए। थोड़ा मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैक्सिको में आकर बस गए। अच्छा, मैक्सिको का नाम मैक्सिको क्यों पड़ा? मैक्सिको का नाम भी देखिए, जिस तरह से ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा, ब्राजील पेड़ के घने जंगलों के कारण ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ा, ठीक है। वैसे मैक्सिको का नाम मैक्सिको क्यों पड़ा? एज़टेक संस्कृति के, एज़टेक जो समुदाय था, इनके एक देवता थे, इनके एक देवता थे, ठीक है। अच्छा देखिए, आज बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं और ऐसा कमेंट करते हैं, ठीक है। वो लोग ये कहते हैं भारत में ही देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है, बाकी देश में क्यों नहीं देवी देवता है। अरे मूर्ख जाहिल, मिस्र की सभ्यता पढ़िए, वहां देवी देवताओं की पूजा हो रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में देवी देवताओं की पूजा होती है। यहां तक कि आप ज्यादा दूर मत जाइए, एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर उठाइए। वैसे हमारे पास तो प्रमाण बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर उठाइए, इस्लाम का उदय और विस्तार पढ़िए, तब आपको पता चलेगा काबा जो घनाकार ढांचा है, जिस पर जहां इर्द गिर्द लाखों लोग चक्कर काटते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, उस काबा में, उस घनाकार ढांचा में मूर्तियां रखी जाती थी, मूर्तियां रखी जाती थी, और वह मूर्तियां अलग अलग देवी देवताओं की होती थी। पूरा अरब समाज कई कबीलों में बटा होता था और हर कबीले के अपने देवी देवता होते थे, और सबकी मूर्ति किसमें होती थी? उसी घनाकार ढांचा में होती थी, जिसमें चारों तरफ लोग नाचते फिरते हैं, ठीक है, उसी घनाकार ढांचा में होता था। बाद में जब इस्लाम का उदय हो गया, प्रवर्तक मोहम्मद, तो उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद साहब ने ये कहा कि भाई अब एक ईश्वरवाद को अपनाया जाएगा, इन मूर्तियों को की पूजा नहीं होगी, ठीक है। तब जाकर वो बंद हुआ। तो ऐसा नहीं, दुनिया की हर सभ्यता में, हर संस्कृति में हमारे वहां के जो देवी देवता हैं, नाम अलग है वैसे ही नाम अलग है। वहां पर भी देखिए युद्ध के देवता, अब यहाँ पर एज़टेक समुदाय जो था, एक देवता की पूजा करता था जो युद्ध के देवता थे। फिर सूर्य देवता की पूजा भी एज़टेक समुदाय के लोग करते थे। हमारे वहाँ युद्ध के देवता इंद्र हैं, ठीक है, वहां पर भी युद्ध के देवता कुछ अलग थे, हो सकता है वो इंद्र के भी बराबर हो। उसी तरह से और धन और लक्ष्मी की देवी थी इन्नाना। प्रेम और युद्ध की देवी थी कौन? इन्नाना। मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर नाम देवता थे जो चंद्र देवता थे। तो कहां नहीं, आप किसी भी सभ्यता में उठाइए, किसी भी सभ्यता की पुरानी संस्कृति में, मतलब क्रिश्चियनिटी से और इस्लाम से पहले कहीं कोई भी संस्कृति रही होगी, वहां पर देवी और देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। अब देखिए इस घाटी का नाम, ये जो आपके एज़टेक समुदाय के लोग हैं, ये कहां से आए हैं? उत्तरी अमेरिका से आए हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका से आए हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका के उत्तरी छोर से आए हैं, मान सकते हैं अलास्का से या यूएसए से आए और फिर मैक्सिको की घाटी में बस गए। मैक्सिको का नाम दरअसल इनके एज़टेक समुदाय के देवता थे मैक्सवेली। मैक्सवेली के नाम पर इस घाटी का नाम क्या पड़ा? मैक्सिको पड़ा, ठीक है। एज़टेक समुदाय कैसा था? एज़टेक समाज जो था वह कैसा था? अरे वही एज़टेक समाज जो मैक्सिको में राज करता था, जिसकी मैक्सिको क्षेत्र में राजशाही थी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एज़टेक समाज। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और गौर करनी होगी, वर्ण व्यवस्था को लेकर मैंने कई चीजें मैं अन्वेषण करता हूं। जैसे हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, इसी तरह की वर्ण व्यवस्था या इसी तरह का समाज सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सिंधु घाटी सभ्यता में थे। मिस्र की सभ्यता में भी इसी तरह से अभिजात वर्ग थे और बाद में श्रमिक वर्ग थे। ऐसे कुछ मिस्र की सभ्यता में भी पुरोहित थे, मिस्र की सभ्यता में भी योद्धा थे, मिस्र की सभ्यता में भी श्रमिक वर्ग थे। मेसोपोटामिया में भी यही सिस्टम था। और एज़टेक समाज में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग था। अभिजात वर्ग का मतलब कौन? पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, ये सब क्या थे? उच्च कुल में जो उत्पन्न होता है वो अभिजात माना जाता है। तो वहां पर भी एज़टेक समाज में भी क्या था? उच्च कुल में उत्पन्न अभिजात वर्ग था और कुछ श्रमिक वर्ग भी थे। तो इसी तरह से एज़टेक समाज में भी श्रेणीबद्ध समाज का विभाजन था। श्रेणीबद्ध मतलब एक क्रम से, ठीक है। अभिजात वर्ग में, अब देखिए अभिजात वर्ग किसे माना जाता है? अभिजात वर्ग में वह लोग आते हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न है भाई, जो उच्च कुल में उत्पन्न होगा वही अभिजात माना जाता है, ठीक है। अब उच्च कुल में जो उत्पन्न है उन्हें अभिजात माना जाता है, ठीक है। उसमें पुरोहित थे, उसमें पुरोहित वर्ग थे, ठीक है, जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी।
ठीक है। अब पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। अभिजात वर्ग की संख्या देखिए बहुत कम ही रही है, लेकिन वह क्या करते हैं अभिजात वर्ग? अभिजात वर्ग बहुत ज्यादा बहुजन लोगों पर शासन करते हैं और उनकी संख्या होती है कम। यही फ्रांस में भी देखा गया है, ठीक है। यही दुनिया के हर संस्कृति में देखा गया है। अभिजातों की संख्या क्या थी? कम थी, कम होती है। और वह किस पर शासन करते हैं? बहुजन पे शासन करते हैं। और लेकिन यह भी सच्चाई है, जब तक अभिजात बहुजन पर शासन करेगा उस समाज का उन्नति होगा। जैसे ही यह बात आ जाएगी नहीं नहीं बराबर 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 बराबर, हुआ ना चीन में बराबर बराबर, कुछ नहीं मिलने वाला है। मार्क्सवादी यही कहते हैं, ठीक है। देखिए एस्टेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में यह लोग थे जो उच्च कुल में उत्पन्न थे और पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकारी उसमें किसमें थे? पुश्तैनी अभिजात जो थे सरकारी सेना में थे, पुरोहित कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे, ठीक है। अभिजात लोग आपस में एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। अब एस्टेक समाज में क्या होता था? अभिजात वर्ग में से ही एक नेता चुना जाता था, एक मुखिया चुना जाता था जो पूरे समाज पर शासन करता था। मतलब अभिजात वर्ग में एक नेता का चयन होता था जो आजीवन शासक बना रहता था। तो कुल मिलाकर एस्टेक समाज जो था उसमें पुरोहित वर्ग भी थे, सैनिक थे, श्रमिक थे, ये सभी लोग थे और अभिजात वर्गों का वर्चस्व था। और इसमें अभिजात वर्ग में जो एक सर्वोच्च नेता चुना जाता था जो आजीवन शासक बना रहता था। तो कुल मिलाकर एस्टेक समाज ऐसा था। और यहाँ एस्टेक समाज का चित्र भी आप लोगों को दिखा दिया हूं। एस्टेक समाज में अभिजात वर्ग का वर्चस्व। यहाँ पर एक फोटो आप लोग देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं। दरअसल यह जो पिक्चर है, दरअसल ये जो फोटो है ना, यह एस्टेक समाज के किंग का फोटो है, एस्टेक समाज के राजा का फोटो है। मैक्सिको के राजा हैं, ठीक है, उनका फोटो लगा हुआ है और आप देख सकते हैं उसमें राजा भी अच्छा खासा कपड़ा पहना करते थे और यह देख सकते हैं, लेकिन वह कुल मिलाकर मूल जातियों की तरह ही है, ठीक है। अब देखिए एस्टेक समाज में क्या हो जाता था? राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। हमारे वहां समाज में भी राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो राजा जो है पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। दरअसल एस्टेक समाज में भगवान सूर्य, भगवान भास्कर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। एस्टेक समाज के जो लोग थे वह सूर्य देवता की बहुत ही ज्यादा उपासना करते थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे एस्टेक समाज के लोग, लेकिन सूर्य देवता को वह बहुत ज्यादा उन्हें पूजनीय मानते थे। तो एस्टेक समाज में जो राजा होता था वह सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है। मतलब अगर यह प्रश्न आया कि एस्टेक समाज में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, तो वह सूर्य देव का सर्वोच्च स्थान था। देखिए योद्धा वर्ग, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। जो योद्धा वर्ग था, जो पुरोहित वर्ग था और जो अभिजात वर्ग था, मतलब उच्च कुल में उत्पन्न था, उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। लेकिन कुछ और वर्ग थे जो थोड़ा सम्मानित थे, जैसे प्रतिभाशाली शिल्पी जो थे, जैसे अच्छा शिल्पी जो भी थे। शिल्पी का मतलब धातु कर्म का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले भी, धातु का बर्तन बनाने वाले शिल्पी हो सकते हैं। लकड़ी का सामान बनाने वाले बढ़ई जो होते हैं वह शिल्पी हो सकते हैं। घर या मंदिर बनाने वाले शिल्पी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली शिल्पियों को, चिकित्सकों को और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। और यह एस्टेक साम्राज्य का राजा का फोटो है, यह आप लोग देख सकते हैं। आगे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है आपका, यह भूमि उद्धार क्या है। दरअसल ये भूमि उद्धार जो है ना, यह करंट का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर में भी है। दरअसल क्या है, ये जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक देश है जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, शायद यही होंगे बाल्टिक देश, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड ऐसे करके बाल्टिक देश हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो भूमि है ना, हल्की सी ढलान लिए हुए है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग सुधार सकते हैं, या फिर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई बात भी नहीं है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे अभी भी कुछ ऐसे देश हैं वहां पर भूमि कम है, तो वह क्या है, वह समुद्र से भूमि उधार लेते हैं, समुद्र से भूमि उधार लेते हैं। इसे ही भूमि उद्धार कहा जाता है। दरअसल समुद्र से भूमि उधार लेने का क्या मतलब है, जैसे यह देखिए, यह आपका समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिटी है, शहर बसा हुआ है और समुद्र बसा हुआ है। तो दरअसल यहाँ पर एक भूमि, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो गया है एक तरह से। तो द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, दरअसल बात है कि यहाँ पर
यहाँ पर जैसे ऊंचा ऊंचा बांध बना दिया गया है, खूब ऊंचा ऊंचा बांध बना दिया गया है, और इधर भी चारों तरफ बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बांध बनाकर क्या है, पानी को रोक दिया गया है, पानी को रोक दिया गया है, और यहाँ से पानी तो क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, जिससे ये अब यह जमीन मिल गई। अब इस जमीन पर घर बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो यह परंपरा, यह जो पद्धति है आज भी बहुत सारे देशों में अपनाई जाती है। ठीक है, भूमि उद्धार, तो ऐसी व्यवस्था एस्टेक समाज में भी थी। एस्टेक समाज के पास भूमि की कमी थी, इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाता था। ठीक है, भूमि उद्धार होता था, जो नदी और समुद्र में के जल को थोड़ा पीछे ढकेल कर वह बांध बनाकर काम करते थे। ठीक है, तो देखिए एस्टेक लोगों के पास भी भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। अब भूमि उद्धार को अंग्रेजी शब्द क्या है, तो यह आपका दे सकते हैं रिक्लिमेशन है। ठीक है, जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना। ठीक, यह रिक्लिमेशन है, और यह काम चीन भी करता है, यह काम चीन करता है, यह काम बाल्टिक देश करते हैं, जिसका विरोध भी होता है। ठीक है, जब सम्मेलन होता है, विश्व सम्मेलन होता है, उसका विरोध भी होता है। तो देखिए इन्होंने, अब देखिए मैक्सिको के लोगों ने, मतलब एस्टेक समुदाय के लोगों ने क्या किया, मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाया। अब मैक्सिको की झील में एक कृत्रिम टापू भी लोगों ने बनाया। ठीक है, अब टापू कैसे बनाते थे, जैसे हो सकता है कि बीच में बहुत सारे मिट्टी डाल देते थे, इससे टापू बन जाए। तो मैक्सिको झील में जो कृत्रिम टापू बनाया गया उसे क्या कहा जाता है, चिनाम्पा। ठीक है, और यह चिनाम्पा किसने बनवाया था, यही एस्टेक समुदाय के लोग, मतलब एस्टेक समुदाय के लोग मैक्सिकन झील में टापू बनाते थे, जिसे चिनाम्पा कहते थे। ठीक है, और यह भूमि उद्धार करके खेती भी करते थे। 1325 में एस्टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया, और 1325 में एस्टेक साम्राज्य की राजधानी कौन बनी, टेनोक्टिलान बनी। कब बनी, 1325 में। मतलब इस नई राजधानी का निर्माण एस्टेक समुदाय के लोगों ने किया। यहाँ यह चीज देख लीजिए, समुद्र, नदी या झील की भूमि से नई भूमि बनाना भूमि उद्धार कहलाता है। जल क्षेत्रों के निचले या आसपास के क्षेत्रों में कृत्रिम भूमि के सृजन और भूमि के स्तर को उठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूमि उद्धार कहते हैं, मतलब भूमि का स्तर ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो यह सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और मैं फिर कहूंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, जो भी लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, एनबीएस के लिए, केबीएस के लिए, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ पे भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और यह जो चैप्टर है आपका संस्कृतियों का टकराव, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में अभी यह कम ही है। अभी मैं फिर एक अभी यह पूरा पीडीएफ नहीं है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा और लंबा है, एक और पीडीएफ आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया जानकारी से आप लोगों का पूरा कोर्स आपका पूरा हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यह जो आप एनसीईआरटी जो है, यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप लोग दे सकते हैं। एनसीईआरटी किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि बीपीएससी के लिए ही है या एसएसबी के लिए है। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी का पेपर होने वाला है, तो इसके लिए मैं यह सीरीज लॉन्च किया हूं, लेकिन यह अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भी है, जैसे यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजी नेट के लिए, केबीएस के लिए, एमपीएस के लिए, सबके लिए है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।